पहले दिन मैं एक प्री हिस्टोरिक माइनक्राफ्ट बेबी एंशिएंट स्निपर बनकर जागा। मेरे झुंड पर सबसे बड़े शिकारी का हमला हो रहा था, क्रीपर रेक्स का। डायनासोर्स अपने एक्सप्लोसिव अटैक से हमारी कॉलोनी को बर्बाद कर रहे थे और हमारे लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। मेरे चारों ओर एंशिएंट स्निपर्स मर रहे थे और मैं उनके लिए कुछ भी कर नहीं सकता था। मुझे लगा नहीं कि इससे बुरा कुछ होगा जब तक उनमें से क्रीपर रेक्स पर मेरी नजर नहीं पड़ी। मैंने उसे देखा। मैं इस डायनासोर से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। हालांकि मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, मेरे सामने रास्ता खत्म हो गया था। भागने का कोई रास्ता नहीं है। क्रीपर रेक्स मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा और मैं मरने के लिए तैयार था। तभी मेरी जगह मेरे डैड उसके सामने आ गए और पता नहीं क्या करने लगे। डैड! फ्रोंजो, यहाँ से जल्दी भागो, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। फिर क्रीपर रेक्स जोर से चिल्लाने लगा और मेरे पास मौका था तो मैं भाग निकला। दूसरे दिन मैं क्रीपर रेक्स का झुंड मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं बचना तो चाहता था और उससे लड़ने का कोई मतलब भी नहीं था। मुझे भागते रहना होगा। मैं एक कोने पर मुड़ा और मेरे ऊपर एक रेक्स ने अटैक कर दिया। उन्होंने मुझे कहा था और मेरे पास बढ़ा आधा दिल ही बचा था। मैं ऐसे ही नहीं भाग सकता था, मुझे कुछ करना होगा। मैं जमीन पर अपनी नाक लगाता हूँ और दूसरा रास्ता सूंघ निकाला मैंने। एक एंशिएंट स्निफर होने के नाते मेरी नाक काफी तेज थी। मेरी नाक मुझे एक स्नोई बायोम में ले गई, पर जमीन पर गहरा गड्ढा था जिससे मुझे रुकना पड़ा। क्रीपर रेक्स भी मेरे पास पहुंच रहे थे। मेरे पास जाने के लिए दूसरी जगह नहीं थी, कूदना ही पड़ेगा। मैं चश्मे में कूद गया और नीचे पड़े सफेद पाउडर ने मुझे ढक दिया। मुझे लगा कि नीचे कूदने से मर जाऊंगा, पर नीचे जमीन पर बर्फ ने मुझे बचा लिया। मैं बाल बाल बचाता, तभी मुझे पता चला कि बर्फ भी मुझे जमा रही है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, पर मैं बाहर कैसे निकलूं? तेरी पूरी जमीन बर्फ से ढकी हुई थी जिससे बाहर निकलने कोई रास्ता नहीं था। ठंड ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया और जल्द ही मैं बर्फ के गोले में जम गया। चार और अंधेरा छा गया। तीसरे मिलियन दिन पर मैं उस बर्फ के गोले के अंदर किसी लेबोरेटरी में था। मेरे चार और अजीब से लैब कोट्स में अजीब साइंटिस्ट थे और पता नहीं है साइंटिस्ट कहाँ से आ गए थे लैब कोट पहनकर। अच्छा, तो मैं टेस्ट सब्जेक्ट का डाइसेक्शन शुरू कर रहा हूँ। डाइसेक्शन? मैं उस बर्फ के गोले के अंदर से निकलने को पूरी तरह जान लगा दी और उस लैब से भागने लगा। एंशिएंट स्निपर का पीछा करो जल्दी। उस फैसिलिटी में चारों लाल बत्ती जलने लगी और अजीब से फ्यूचरिस्टिक ऑलवेज से साइंटिस्ट मेरे पीछा करने लगे। मैं अपनी नाक से सही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर दुनिया की खुशबू बदल गई थी। मैं आखिरकार कब से सो रहा था, मुझे अभी तक पता ही नहीं चला। फिर तभी मुझे कुछ जानी पहचानी खुशबू आई। मैं मदद की उम्मीद लेकर खुशबू का पीछा करने लगा। मैं सूंघते हुए दूसरे कमरे में पहुंच गया जहाँ बर्फ के गोले में जमा हुआ क्रीपर रेक्स था। मैंने कहा, ये क्या रागबाला हो रही है भाई साहब, क्रीपर रेक्स कहाँ से आ गया? साइंटिस्ट मेरे पास पहुंच गए और मैं उसके और उस जमा हुए क्रीपर रेक्स के बीच में फंस चुका था। चौथे से पांचवें दिन में साइंटिस्ट मेरे करीब आ रहे थे। पीछे रहो। मैं उनसे दूर हटा और गलती से मेरा पैर जमीन पर मौजूद प्रेशर प्लेट पर पड़ गया। तभी पूरा कमरा हिलने लग गया और क्रीपर रेक्स भी बर्फ पे पिघलने लगी। मैंने गलती से डीफ्रॉस्टिंग प्रोसीजर शुरू कर दिया। बस कुछ ही सेकंड्स में क्रीपर रेक्स बर्फ से बाहर आ गया। मैंने कहा, ये क्या हो रहा है? कैसे हो दोस्त? क्रीपर रेक्स सीधे अपने बड़े दांतों के साथ मुझ पर टूट पड़ा। मुझे पता था मैं उसके आगे कुछ नहीं हूँ, पर मेरे पास एक आइडिया था। मैं रास्ते से हट गया जिससे क्रीपर रेक्स मेरे पीछे पड़े साइंटिस्ट के सामने आ गया। दोनों आपस में लड़ने लगे जिससे मुझे भागने का टाइम मिल गया। सिक्योरिटी बोर्ड्स को बुलाओ जल्दी। मुझे भागने का रास्ता भी दिखाई दिया। मैं उस रास्ते से भाग निकला। मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था तभी मुझे मेरे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। पीछे देखा तो पता चला मेरे पीछे रोबोटिक इंसेक्ट्स थे। मैंने कहा, ये क्या है? ये रोबोट्स मुझसे बहुत बड़े थे। मेरे छोटे स्निपर पैरों से मैं ज्यादा तेज नहीं भाग सकता था। मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तभी मुझे बाहर जाने का एक रास्ता दिखाई दिया। चलो फिर चलते हैं। मैंने खतरा उठाया और कूद पड़ा। मुझे भी नहीं पता था कि ये रास्ता मुझे कहाँ लेके जाएगा। J6 से 7 में मैं लैब से बाहर एक फ्यूचरिस्टिक सिटी में पहुंच गया था। मैं मॉडर्न वर्ल्ड में था। वो दुनिया इतनी ज्यादा बदल गई है। तभी उन रोबोटिक इंसेक्ट्स में से एक ने मेरे पीछे आ गया। उन्होंने मेरे ऊपर जोर से अटैक किया और मेरे ऊपर एक अजीब डिवाइस लगा दी। पीछे हटो। मैं अपने टस की मदद से उस इंसेक्ट को अपने ऊपर से हटा दिया और नई टेक्नोलॉजिकल सिटी की सड़कों पर भागने लगा। उस इंसेक्ट से पीछे छुड़ाने के लिए मैं हर मोड़ पर मुड़ता गया और मैं जहां भी गया ये रोबोटिक सिक्योरिटी बग्स हर कोने में मेरा इंतजार कर रहे थे। क्या ये लोग मुझे ट्रैक कर रहे हैं?
मैं चारों ओर से गिर चुका था, पर तभी मुझे सीढ़ी दिखाई पड़ी और मैं उस पर चढ़ने लगा। मैं एक बड़ी बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया, पर इंसेक्ट्स अब भी मेरा पीछा कर रहे थे। ज्यादा देर नहीं लगी, मैं गिर चुका था और उस छत के कोने पर आ गया था। इंसेक्ट्स मेरे करीब थे। मैंने बिल्डिंग के साइड से देखा तो नीचे मुझे एक डंपस्टर दिखाई पड़ा। कूदना ही पड़ेगा। मैं छत से नीचे पड़ा, उस डंपस्टर में कूद पड़ा। डे 6 से 9 में मैं डंपस्टर में कूद गया। मैं उन इंसेक्ट से बचकर शहर में मेन सड़क पर पहुंच रहा था। मुझे लगा कि इंसेक्ट से बच गया हूं, पर तभी पूरी जमीन जोर से हिलने लग गई। मैं जैसे ही भाई साहब पीछे मुड़ा, मैं साइंटिस्ट को एक बड़े से मैमथ के ऊपर बैठे हुए देखता हूँ। तुम मुझसे बच के नहीं जा सकते एंशिएंट स्निफर। अरे तुम तो मेरा सबसे ताकतवर वेपन बनोगे। ये आदमी तो साइको है। मैं भागने लगा, पर मैं उस बड़े से मैमथ के सामने ज्यादा तेज नहीं था। मेरे को लगा था मेरा पापा बनने वाला है। तभी एक मैन होल से एक बेबी स्निपर बाहर आ गया। यहाँ पर मेरे पास और भी रास्ता क्या है। मैं मैनहोल में कूद गया। उस मैमथ के पैरों के नीचे से आकर पापड़ बनने से बच गया। डे 10 से 11 में मैं बेबी स्निफर के साथ शहर के सीवर सिस्टम में था। एक मिनट, तुम कौन हो? मेरा नाम सनी है। तुम तो स्निफर लगते हो, पर अलग। फिर तभी हमें पैरों की आवाज सुनाई दी। हम छुप गए और हमने एक रोबोटिक इंसेक्ट को जाते हुए देखा। मटक मटक के चल लिया था। इनसे बचकर रहना, मेरे साथ चलो। मैं सीवर सिस्टम से सनी के बीच चल पड़ा। मैं चुपते चुपाते चल रहा था। देख कर लग रहा था कि जैसे कोई कोने पर रोबोटिक इंसेक्ट मुझे ढूंढ रहा है। फिर तभी एक इंसेक्ट मुड़ा, उसने हमें देख ही लिया था। सनी और मैं डार्क एरिया में चले गए, पर मेरे एंशिएंट फ्लावर चमकने लगे जिससे हम फंस सकते थे। मैं इन चीजों को बंद कैसे करूं, ये तो मेरे को बता दे। यही खड़े रहो। मेरी चमक को छिपाने के लिए सनी ने मेरे चारों बैरियर बना दिया। सनी बहुत तेज थी, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। हमें चलते रहना चाहिए। मैं सनी के पीछे पीछे एक अजीब से पाइप में पहुंच गया, जिसकी दूसरी ओर मॉडर्न डे स्निफर से भरी पड़ी कॉलोनी थी। मतलब समझ रहे हो, पूरी भरी पूरी आज के डे के स्निफर्स जैसी। स्वागत है तुम्हारा स्निफर सोसाइटी में। तभी पूरा कमरा हिलने लग गया और छत से उस कमरे में कोई और नहीं, क्रीपर रेक्स नीचे आ गया। उसने हमें ढूंढ लिया था। डे 12 से 14 में क्रीपर रेक्स पूरी स्निफर सोसाइटी में तबाही मचा रहा था। उस घटिया डायनासोर ने मॉडर्न डे स्निफर्स पर धमाकों से हमला कर दिया। बेचारे कमजोर स्नाइपर रेक्स की ताकत का सामना अपना बचाव भी नहीं कर सकते थे। ये नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा सदियों पहले मेरे लोगों के साथ हुआ था। हमें उससे लड़ना होगा। शायद मैं मदद करूं, जल्दी इसे खोलो। सनी ने मुझे एक अजीब सा फूड आइटम दिया। हमने उसे जल्दी से खा लिया। तभी मेरा शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगा। मेरे पैर मजबूत हो गए थे और मेरे ऊपर लगे फूल भी बड़े हो गए थे। मैं अब एक अडल्ट एंशिएंट स्निफर था और मेरे पास 10 दिल भी थे। सनी भी अडल्ट साइज स्निपर बन गई थी। तुम अब नहीं बचोगे क्रीपर रेक्स। मैं क्रीपर रेक्स पर टूट पड़ा। मुझे अपने नए दोस्त को उससे बचाना था। मेरी नई फॉर्म में मैं अपने फूलों से लाइट की पावरफुल बीम छोड़ सकता था, जिससे क्रीपर रेक्स को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। क्रीपर रेक्स ने भी अपने मुंह से एक्सप्लोसिव पावर निकाली, जिससे डरता हुआ, पर उतना नहीं जितना 3 मिलियन साल पहले हुआ था। रेक्स ने अपना हमला जारी रखा, पर मैं भी उस पर हमला करता रहा। मेरी कमर पर जमी बॉस और भी पावर अब्सॉर्ब कर रही थी, पर क्रीपर रेक्स ने मुझे कोई मौका नहीं दिया और उसने भाई साहब मेरे को काट लिया। मैं भी खतरनाक बीम से उस पर हमला कर रहा था। रैक्स से लड़ते हुए मेरी हेल्थ कम होती जा रही थी, पर मैं भी उस स्निफर प्रेडेटर को मार चुका था। मैं अब एक रैक्स को हरा सकता हूँ। पर तभी साइंटिस्ट क्रीपर रैक्स की पूरी सेना लेकर कॉलोनी में धमका और हमला कर दिया। उसने उसे मेरे पास लाओ। एक क्रीपर रैक्स को मारना भी आसान नहीं था। मैं जानता था कि इस फॉर्म में भी मैं पूरा झुंड का सामना नहीं कर सकता हूँ। तो सनी और मैं भाग निकले। मैंने कहा बढ़िया है। डे 15 से 17 में सनी और मैं सोसाइटी से भाग निकले और क्रीपर हमारा पीछे पड़े रहे। हम दोनों छुप गए और उनके जाने का इंतजार करने लग गए। किस्मत से हमारे छुपने की जगह ने अभी हमें बचा लिया था। नहीं, मेरे लोग मुसीबत में हैं। काश मैं उन्हें बचाने जितना स्ट्रांग होता। तुम स्ट्रांग हो ब्रॉन्जो। तुमने अभी एक क्रीपर रेक्स को हराया है। पर ये काफी नहीं है। उस अकेले ही स्निफर ने पूरी कॉलोनी बर्बाद कर दी थी और फिर से रोने नहीं दे सकता। स्निफर हिस्ट्री से भरी हुई एक जगह है, शायद हमें वहाँ कुछ सुराग मिल सके। ठीक है, शायद उसे मदद मिल सकती है। मुझे वहाँ ले चलो। मैं सनी के साथ एक जंगल बायो में पहुंच गया। मुझे पता नहीं था भाई साहब की है, पर मुझे लग रहा था कि आतिश से जुड़ा कुछ तो है यहाँ पे। हम दोनों आगे बढ़ रहे थे। मुझे पता नहीं कहाँ से साइंटिस्ट आ गया भाई साहब। मैंने कहा ये क्या है? तू कहाँ से ढूंढ लेता मेरे को? तुम पर एक ट्रैकर लगा हुआ है और ये तोहफा तुम्हारे लिए है।
साइंटिस्ट ने जमीन पर एक स्प्लैश पोशन फेंक दिया जिससे हमारा चारों ओर म्यूटेटेड प्रीहिस्टोरिक प्लांट्स निकल आए। डे 18 से 20 में सनी और मेरे ऊपर म्यूटेटेड प्लांट्स हमला कर रहे थे। ये पेड़ हम दोनों को मार रहे थे। बड़े वाले पेड़ ने अपनी चेस्ट बजाई और जमीन से वाइन समन करने लगा, जिन्होंने मुझे उठाकर हवा में उछाल दिया। मैं अपने टास्क सोलर बीम से उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, पर सोलर पावर का उन दोनों पर कोई घंटा असर नहीं हो रहा था। छोटे वाले पेड़ ने कुछ पाउडरी फ्यूम से बड़े बड़े फूल उगाए जिनकी पत्तियां ब्लेड जितनी तेज थी। उन्होंने मेरे को काटा, डंक मारा, फिर हिलना भी मुश्किल हो गया मेरा। ये लड़ाई कुछ ज्यादा ही हो रही थी। मैं अपने अटैकर से लड़ रहा था और सारी भी अपने अटैकर से लड़ रही थी। उस हल्क जैसे वाइन मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर अटैक किया जिससे मैं कमजोर पड़ता जा रहा था। मैं पूरा जोर लगाकर लड़ पड़ा, पर जमीन से और भी पौधे निकले जा रहे थे। मैं सबका सामना नहीं कर सकता था। तुम ये सब क्यों कर रहे हो, बताओ मेरे को। मैं प्राचीन जीवों को हथियार में बदलने का काम करता हूँ और तुम भी उनमें से एक हो। कभी नहीं ड्यूड। मैं अपनी बीम एबिलिटी से साइंटिस्ट को बेहोश करके अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। मैं एक पेड़ देखा जिसकी वाइंस नीचे लटक रही थी। सनी और मैंने इस मौके का फायदा उठा हम दोनों बचने के लिए उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए। मैंने कहा अब तो आएगा क्या, बता मेरे को। देखो, पेड़ के ऊपर से हम थोड़ी दूरी पर एक बड़े से टेम्पल को देखते हैं। ये तो वही पुराना स्निफर मंदिर है। चलो चले। डे 21 से 25 में सनी और मैं स्निफर टेम्पल के बेस पर पहुंच गए। टेम्पल बहुत बड़ा था और मुझे अंदर से एक अजीब की पावर का एहसास हो रहा था। साइंटिस्ट हमारे पीछे हो सकता है, तुम यहीं रुक कर नजर रखो, देखते रहना मुझे। समझ गई। सनी बाहर रुक गई और मैं मदद की उम्मीद में टेम्पल के अंदर चला गया। टेम्पल के अंदर जाल बिछे हुए थे तो मैं बहुत संभल कर आगे बढ़ा। मैं पहले से ही मुसीबत में था, मुझे मुसीबत नहीं चाहिए थी। फिर तभी मेरे ऊपर से बैट उड़ कर गया, उसने मुझे चौंका दिया। मैंने कहा मैं पीछे हटा और गलती से मैंने दूसरा ट्रैप शुरू कर दिया। दीवार से तीर निकलने लगे और मैं उस जगह से भागने लगा। मैं दूसरे कमरे पहुंच गया जहाँ मेन सेंटर में किसी तरह के पुराने टॉम को देखा। उसकी ताकत अब पहले से ज्यादा मुझे अपनी ओर खींच रही थी। क्या ये चीजें मुझे अपनी ओर खींच रही है? जैसे ही मैं उस आर्टिफैक्ट के पास गया, मेरे ऊपर टेम्पल गार्डियन ने हमला कर दिया था। डे 24 से 26 में मेरा स्निफर टेम्पल के गार्डियन से सामना हो गया। तुम आगे नहीं जा सकते हो। प्लीज, मुझे मेरे लोगों के बारे में जानना है। तुम इसके लायक नहीं हो। तुम जैसे घुसपैठियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। गार्ड्स हमला करने से नहीं चूका, उसने मेरे ऊपर उन्हें पत्थर जैसे हाथों से हमला कर दिया जिससे मेरी हेल्थ कम हो गई। भाई साहब, गार्जियन मेरे ऊपर भारी पड़ रहा था। अगर मेरे को जवाबी हमला करना है तो मेरे को दूरी बनाए रखनी होगी। फिर जमीन पर वॉर करके मेरे चारों लैंड माइन्स बचा दी उसने बचा दी। मतलब बदकिस्मती से एक पर मेरा पैर पड़ गया और मेरी हालत पतली हो गई। मैंने अपनी येलो बीम चलाई और खुद को हील किया और अपने दुश्मन पर हमला भी किया। मैंने देखा कि उस पर असर नहीं हुआ क्योंकि अब भी मेरी ओर बढ़ रहा है। मैं उस पर पूरा जोर लगा के लड़ा, पर यह साफ था कि ये गार्डियन अब तक का सबसे ताकतवर दुश्मन था मेरा। उसकी ताकत क्रीपर रैक्स से भी बहुत ज्यादा थी गुरु। फिर भी मैं मॉडर्न डे स्निफर्स को बचाना और अपने लोगों के बारे में जानना चाहता था। मैं अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके गार्डियन के ऊपर हमला करने लग गया। ये है एक एंशिएंट स्निफर की ताकत। उसके रास्ते से हटने के बाद मैं आगे बढ़ा और अपने लिए एंशिएंट टॉम भी हासिल कर लिया। इससे पहले मैं तो देख पाता कि इसके अंदर क्या है। साइंटिस्ट ने क्या किया भाई साहब, एक बड़े से मैका में बैठकर टेम्पल के अंदर घुस गया। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मेरे नए अटैक का स्वाद चखो। मैं पहले से गार्जियन से लड़कर बहुत थक चुका था। मेरे अंदर इस बड़े रोबोट से लड़ने घंटा ताकत नहीं थी। डे 27 से 29 में साइंटिस्ट अपने हाईटेक मैका में मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं भागने की कोशिश कर रहा था और साइंटिस्ट अपनी पावरफुल प्रोजेक्टाइल से जंगल को उड़ाए जा रहा था। मैं बता सकता था कि उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। इस मैका के आगे घंटा में कुछ भी नहीं हूँ। मैं भागता रहा पर मैका मुझसे तेज था, वो मेरे पास आ रहा था। पर तभी सनी रास्ते में एक पेड़ के नीचे आ गई। पेड़ से कैसे टपक गई? भागो ब्रॉन्जो, इसे मैं देखती हूँ। पर उसने मेरे को कोई मौका नहीं दिया। छोटी स्नीपर मैका का सामने आ गई वो। मैं उस मैका का सामना करते हुए देख रहा था गुरु। हालांकि तुम एक एंशिएंट स्निफर नहीं हो, पर तुमसे काम चल जाएगा। साइंटिस्ट सनी को उठा के ले गया गुरु। मैं ये सब देख नहीं सकता था तो मैं छुप कर उनका पीछा करने लग गया और कर से भी क्या सकता था। डे 30 से 32 में मैं साइंटिस्ट और सनी के पीछे स्नोई बेस में पहुंच गया जहाँ पिंजरों में सारे मॉडर्न डे स्निपर बंद थे। पता नहीं कब से। अपने जैसों के साथ में जाओ कीड़े। साइंटिस्ट ने क्या किया तो भाई साहब सनी को दूसरे स्नीपर के साथ पिंजरे में बंद कर दिया था। टेस्टिंग जल्द ही शुरू होगा तो मैं यहाँ से अब निकलता हूँ। मैं उस हल्क जैसे रोबोट को जाते हुए देख रहा था जिससे मुझे अंदर आने का मौका मिल गया। इन्हें चोट पहुंचने से पहले मुझे कुछ करना हो गुरु। मैं बेस में घुस गया, फिर पूरा ध्यान रहा कि किसी का ध्यान मुझ पे ना जाए। फाइनली उस पिंजरे के पास पहुंच गया जहाँ सनी बंद थी। मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकालूं गुरु। नहीं ब्रॉन्जो, ये एक जाल है।
तभी मैंने आते हुए कदमों की आवाज सुनी। मैंने क्षितिज की ओर देखा तो गुस्सैल मेहमद का झुंड मेरी ओर आ रहा था। उसे पता था कि मैं आऊंगा गुरु, आसमान छाती धरती का सीना चीर के आऊंगा। मैं खुद को आते हुए देख मेहमद के झुंड का सामना करने के लिए तैयार हो गया। डे 33-35 में मैं मेहमद के झुंड से लड़ रहा था। मेहमद मुझे अपने पैरों से कुचलना चाहते थे। उन्होंने अपने दांतों से मारने की कोशिश भी करी। हम दोनों ही एंशिएंट क्रिएचर है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं समझाने के बाद भी मेहमद लड़ते रहे। तभी मैं समझ गया कि भैया उस साइंटिस्ट ने इन विचारों के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया। ये लोग अभी बददिमाग हथियार के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। उन्होंने अपने तेज दांतों से मेरे ऊपर हमला जारी रखा। खुद को हील करने के लिए मैं अपनी येलो बीम को चार्ज किया और उन मेहमद का सामना भी कर रहा था। मैं उन्हें थोड़ा बहुत डैमेज कर दिया, पर उनका हमला रुका नहीं गुरु। मैं भी उनका सामना करता रहा क्योंकि मैं ऐसा हार नहीं मान सकता था। मेरी सारी पावर्स के साथ भी मेरे अकेले के लिए मेहमद बहुत ज्यादा थे। मैं हार मानने वाला नजर नहीं था। तब एंशिएंट टॉम मेरे एक जो हैंड में आ गया, जैसे कि मुझे बुला रहा हो। क्या ये मेरे जीतने का राज है? मैं तभी एक बुक खोलता हूँ, मैं एक अतीत की झलकियों में पहुंच जाता हूँ और सोचने लगता हूँ कि भाई साहब हो क्या सकता है। मतलब एक बार पढ़ के तो देखो इसमें लिखा क्या है। डे 36 से 38 में मैं प्री हिस्टोरिक टाइम में खड़ा था गुरु। किसी वजह से मेरे लोगों के ऊपर आसमान लाल था। ये क्या हो रहा है? मैं घर का आ गया। मैं चारों ओर देखता हूँ, तभी मेरी नजर किसी चीज पर पड़ी। मैंने ऊपर देखा तो आसमान में मिटियोर नीचे गिर रहे थे। मैं उसे भागने की कोशिश कर रहा था और मेरे लोग गिरते पड़ते मिटियोर का शिकार बन रहे थे। तभी मैंने अपनी मॉम को हमारे कुछ लोगों से बात करते देखा। शायद यही अंत है। जिंदा रहने के लिए हमें छुपना होगा और मुझे अपने बेटे को भी ढूंढना है। मेरे पीछे आओ। वो लोग किसी अनजान जगह पे जाने लगे थे। मैं फिर से रियलिटी में लौट आया। जैसे ही मैं रियलिटी में वापस आया, मैं अपनी तीसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। मुझे 5 दिल और मेरी स्टाफ की नई एबिलिटी भी मिल गई थी। मैं एक टोटेम को समन कर सकता था, जिसके बाद बहुत सारी पावर्स थी। मैं अपनी नई ताकत से मेहमद का सामना करने लग गया। इस बार मैं पहले ज्यादा बड़ा स्ट्रांग था। इस बार मुझे उनके झुंड को देखकर जरा भी घंटा डर नहीं लगा। उन्होंने पिछली बार के जैसे मुझ पर हमला किया, पर मैंने दूरी बनाए रखी और मैंने एक टोटेम बनाया जिसने पावर के फ्लेम से मेहमद के झुंड को बाहर डैमेज किया। मैंने टोटेम बहुत पावरफुल था। उसके पास बीम शूट करने की एबिलिटी भी थी, जिससे मेहमद के पीछे हटना पड़ा और कुछ तो मर भी गए। मैं टोटेम से खुद को हील भी कर सकता था। मैंने अपनी टोटेम बीम को चार्ज किया और बचे हुए मेहमद को खत्म कर दिया, क्योंकि थकने के बाद उन्हें हराना मुश्किल नहीं था और मैं जीत गया। यस, मैं जीत गया। पर रुको, मेरे लोगों को अतीत में भागना पड़ा था। वो कहाँ गए होंगे? मुझे और पता लगाना होगा। मैं पिंजरा तोड़ दिया, सारे मॉडर्न डे स्निफर्स को बाहर निकाल दिया। तभी साइंटिस्ट लौट आया और उसने अपना अजीब सा मैक सूट पहन रखा था। पता नहीं क्या यार। मैंने कहा ये क्या है? तुमने मेरी रिसर्च तबाह की, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, एंशिएंट एंडरमैन। तभी अचानक से मेरे सामने एक एंशिएंट एंडरमैन आ गया। अपने अंत से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। डे 39 से 41 में मैं सारे मॉडर्न डे स्निफर्स के साथ भाग रहा था। उसके टेलीपोर्ट होने की एबिलिटी से एंशिएंट एंडरमैन का पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया था। इस तरह पकड़े जाएंगे। मुझे एक सीक्रेट इलाका पता है, मेरे पीछे आओ। ओके, जो आ गया प्रभु। मैं स्निफर्स के पीछे एक अंडरग्राउंड कैवर्न में पहुंच गया। जैसे हम कैवर्न में आगे बढ़ते गए, हमें एक एंशिएंट नेदर पोर्टल मिला। ये कौन सी जगह है गुरु? ये एक दरवाजा है जो कि एंशिएंट स्निफर की बनाई दुनिया में जाता है। तुम्हें जवाब मिलेगा। अबे पूरा कमरा हिलने लग गया। मुझे एंशिएंट एंडरमैन की तबाही मचाने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। थैंक यू दोस्तों। स्निफर को पीछे छोड़कर मैं पोर्टल में कूद पड़ा। डे 42 से 44 में मैं एक पोर्टल से नेदर में पहुंच गया। ये जगह तो बहुत है गर्म है गुरु। तभी मेरे सामने अजीब से एलियन जैसे मॉन्स्टर्स का झुंड आ गया। उस रेयर स्पेसिमेन को पकड़ लो, हम तो अमीर बनने वाले हैं। ये तो कभी नहीं होगा गुरु। हाँ बिल्कुल ऐसा होगा। मार डालो इस चूहे को। पूरा झुंड मेरे पास टूट पड़ा। मैमस के जैसे ये लोग झुंड में हमला करते थे। मैं अपने टोटम को समन किया भाई साहब। उसकी एबिलिटी से अपने दुश्मनों को हवा के झोंके से उड़ा दिया, जिससे जो लोग पास में थे सब उसकी चपेट में आ गए। उससे उनके झुंड को मैं पीछे रख पा रहा था, पर मेरा टोटम उनका उतना ताकतवर नहीं था। थोड़ी देर में उन एलियंस मॉन्स्टर का झुंड मेरे करीब आ गया। उनके हमले और ताकतवर होते जा रहे थे, क्योंकि उनमें से हर एक मुझे अपने तीनों तलवारों से मार रहा था। मुझे कैसे भी जवाबी हमला करना था। मैंने अपनी बीम से उनका सामना किया, पर कोई बात नहीं बनी। ये एलियन मॉन्स्टर्स को ज्यादा ही थे भाई साहब। यहाँ मेरी हालत पतली होने वाली है। मैं लड़ने की कोशिश करता रहा, पर थोड़ी देर में उनका झुंड मुझ पर हावी हो गया और मैं बेहोश हो गया। डे 45 से 47 में मैं
पाइग्रो बेस में एक पिंजरे में था। मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ भाई साहब? हो क्या गया है? मेरे सामने पाइग्रो का लीडर खड़ा था जो देखने में किसी तरह का फायर लायन लग रहा था। अच्छी बात यह है कि तुम मुझे तब मिले जब मैं जगा हुआ था, वरना मैं सो जाता। तू कौन है बे? मैं पाइग्रो पैक्ट का लीडर हूँ। मेरा नाम है लियोन। हम तुम्हें यहाँ पर काफी पैसा बनाने के लिए लाए हैं, और जहाँ तक कि मैं समझता हूँ तुम काफी ऊंची कीमत में बिकते हो। माफ करिए दोस्त, पर मेरे पास डायमंड्स या एमरल्ड्स नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है, हम तो तुम्हें बस उस साइंटिस्ट को बेच देंगे जो हमें पैसा देगा। क्या? मैं कुछ खास नहीं हूँ, मैं बस एक फनी सा बियर हूँ। यहाँ तक कि तुम्हारे जैसा भालू भी काफी ज्यादा महंगा बिकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। मेरे को लग रही है वीडियो ये तेरा काम है। बेशक मैं करता हूँ, लेकिन मेरी बाउंटीज आज तक जिंदा ही नहीं बची। काहे को थोड़ी इस बार दरिया दिली दिखाना तू। पकड़ लो उसे लड़को। तभी पिंजरे से उनके पूरे झुंड ने घेर लिया मेरे को लगा कि मैं तो गया ओए रामा रे, जब तक जमीन ताकतवर भीड़ से कांपने नहीं लग गई। अब ये क्या हो रहा है? अरे नहीं, जल्दी सब यहाँ से भागो, ये वोल्केनो फटने वाला है, भागो। ज्वालामुखी डे 48 से 50 में सारे पाइग्रोस अपनी जान बचा के भाग रहे थे, मेरे को पीछे छोड़ के। मेरे को भी यहाँ से निकलना है पतली गली से। मैं पिंजरा तोड़ने की कोशिश कर रहा था पर बात नहीं बनी। जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। तभी मुझे एक आइडिया आ गया। पिंजरे का कमजोर हिस्सा ढूंढने के लिए मैं उसे सूंघने लग गया। मिल गया, इस हिस्से को आसानी से तोड़ दूंगा। अपनी सारी ताकत एक जगह पर लगा दी। उसे तोड़ने के बाद मैं पिंजरे से बाहर आ गया। चलो यहाँ से निकलते हैं। मैं जान बचा के भागने लग गया और बाकी सब भी यही कर रहे थे, क्योंकि ज्वालामुखी फटने वाला था भैया। मुझे जल्दी से कवर लेना होगा। मैं बचने की जगह ढूंढ रहा था, तभी मुझे गुफा दिखाई पड़ी और मैं उसकी ओर भागने लग गया। तभी ज्वालामुखी फटने लग गया। मैं गुफा के चारों ओर देखता हूँ, पता चलता है कि गुफा अलग है। ये कि एंशिएंट सिनर केव है। मुझे यहीं जाने की जरूरत है। ये अपने जवाबों की तलाश में उस गुफा में आगे बढ़ता गया। मैंने कहा चलो बढ़िया है, यही है बढ़िया है। डे 51 से 53 में मैं गुफा के दिल में जा पहुंचा, जहाँ एक एंशिएंट रूम था। लग रहा था जैसे कमरा सदियों से यहीं छुपा हुआ पड़ा है, जिसके सेंटर में एक टॉम था। मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे तो ये चाहिए था, शायद ये मेरा लक्की डे है। मैं उसे लेने गया तो पिछली बार की तरह इस बार भी आसान नहीं था। ये एक और गार्डियन लावा से बाहर टपक पड़ा, जिसने मेरे को टोमो तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया। मैं तुम्हें टोम नहीं लेने दूंगा। आए को नहीं, हमारी जरूरत तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है, समझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गार्डियन से ऐसे बात करने की? बेवकूफ एंशिएंट स्निफर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जी तो हम देखा ही लेंगे। गार्डियन अब तक को सबसे बड़ा ओपोनेंट था तो भाई साहब हम अपने टोटम को समन करके गार्डियन के ऊपर फ्लेम से हमला करने लगे। गार्डियन हवा में चलेगा और नीचे आता ही हमारे नीचे की जमीन हिलने लगी। वहीं हम समझ गए कि गार्डियन कितना पावरफुल है और ये लड़ाई आसान नहीं हो पारी। गार्डियन अब और बढ़ो, हमें स्क्रैच करने लगो और हमें थोड़ा डैमेज उदाने। हम अपनी येलो बीम से खुद को हील कर लो हमने, पर हम अपनी टोटम की बीम को चार्ज करो और बस तैयार होता ही हम बाबे हवा में उठाओ और गार्डियन को भेज दो। हमने शुक्र है कि हमारा आखिरी हमला से हम ये लड़ाई जीत गए। हमें पता चली कि हम ये कर सकते हैं। चलो अब टॉम पर चलते हैं। मैं बुक के पास गया और उसे इस्तेमाल करने वाला था कि कोई बीच में आ गया। मैंने कहा ये कौन है? मेरा ट्रेजर चुराने के लिए लियोन आए परो। वहीं पर रुक जा, उसकी जरूरत मुझे तुमसे कहीं ज्यादा है। डे 54 से 56 में लियोन ने मेरा सामना किया। मुझे अकेला छोड़ दो लियोन। लेकिन मैं वो नहीं कर सकता। तुम बहुत ही ज्यादा कीमती हो जाने के लिए। मैं तो दूसरे डेजर्ट्स ले लेना बे। वो म्यूटेटेड स्निफर मेरे किसी काम के नहीं है, हालांकि वो जिंदा हो उसके बावजूद भी। मैं तेरे लिए डायमंड्स दे सकता हूँ ना। मैं बहुत अच्छा माइनर हूँ, बहुत लकी भी हूँ। बातें बहुत हुई, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे को पता था कि लड़ने की हालत में नहीं था, तो मैं कोई चमत्कार की उम्मीद तो कर नहीं रहा था। तो टॉम खोल दिया, तभी मैं फिर से अतीत की जगह पे पहुंच गया। मैंने प्री हिस्टोरिक टाइम में पहुंच गया और मेरे लोग ठंडी रात में रेगिस्तान में कैंप लगा रखा था। फिर अपनी मॉम को एक अनजान प्रजाति के अजीब से अंडे का ध्यान रखते हुए देख रहा था मैं। मॉम चीका है। मैं वादा करती हूँ कि एक दिन तुम ब्रोंजो से जरूर मिलोगे। हम स्निफर की तबाही से बच निकलेंगे, तुम भी, जो भी हो तुम। तभी मेरी रियलिटी में लौट आया गुरु। मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका था। मेरे पास अब 5 तिल और एक नाई रेजर लीफ एबिलिटी आ गई थी। तुमने किया क्या है? तुम तो बस वहाँ पर बैठे हुए थे। टॉम का इस्तेमाल करे गुरु, अब तुम बचोगे नहीं।
नहीं, मुझे तुम्हें मार देना चाहिए जबकि मेरे पास मौका है। लियोन गुस्से से मेरी ओर बढ़ा, उस पर रेजर लीफ एबिलिटी से हमला कर दिया जिससे थोड़ा नुकसान तो हुआ पर उसने हार नहीं मानी। फिर उसने फ्रंट फ्लिप से मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया। फिर लियोन अपनी पूंछ पर खड़ा हो गया और इस बार उसने मुझे आगे की ओर झटक दिया। मैंने अपने टोटेम को बुलाया और अपने विंड अटैक से उसे दूर फेंक दिया। इससे मुझे अपनी बीम चार्ज करने और लियोन के हमले से खुद को हील करने का टाइम मिल गया। मैं अपने फायर टोटेम की पावर का इकट्ठा करके लियोन को हमेशा के लिए हरा दिया। फिर मैंने उससे पूछा, यार वो अंडा क्या था? उससे ही पता चलेगा कि अब मेरे लोग कहाँ छुपे हुए हैं। तभी अचानक से एंशिएंट एंडरमैन मेरे सामने आ गया और उसने मेरे ऊपर जोरदार हमला किया। मेरे पास आगे बस एक ही दिल बचा था। मैंने कहा, दत्त, मेरे ट्रैकर ने फिर से मेरे को फंसा दिया। डे 57 से 59 में मैं एंशिएंट एंडरमैन से बचकर भाग रहा था। वो हर कोने पर मेरे सामने टेलीपोर्ट हो जाता था। मुझे पता नहीं मैं उससे बच के पाऊंगा कि नहीं। तुम भले ही भाग सकते हो, लेकिन मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे ही रहूंगा। नाक इस्तेमाल करनी पड़ेगी मुझे। मैं सूंघना शुरू किया और मुझे खुशबू मिली। मैं उस खुशबू का पीछा करते करते एक पोर्टल में पहुंच गया। पता नहीं था कि मुझे कहाँ ले जाएगा, पर ये एंशिएंट एंडरमैन से बचने का ही रास्ता था। जो होगा देखा जाएगा। मैं उसमें कूद गया। मैं ओवरवर्ल्ड में किसी लैब में पहुंच गया। मैं कहाँ हूँ? तभी मेरे पीछे से पोर्टल भी गायब हो गया। और नहीं, ये एक जाल था। तभी एंशिएंट एंडरमैन भी मेरे सामने आ गया। अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया। डे 60 से 62 में एंशिएंट एंडरमैन से लड़ते हुए मुझे अजीब सा एहसास हुआ। उसके मुक्के बहुत जोरदार थे। मैं दौड़ दौड़ गिर रहा था। मेरी धड़कन तेज हो गई थी। मुझे लगा कि ये मेरा अंत है, पर जब मुझे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी उस लैब में कोई आ गया। एक क्रिएचर जैसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। एक एंशिएंट रैप्टर जैसा जीव लड़ाई के बीच में आ गया। उसका किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो मेरे और एंडरमैन के बीच में आ गया। बस बहुत हुआ। ये क्या? तुम अपने केज से बाहर कैसे निकल गए? नन्यू की मदद से बाहर आई। क्या नानिया? हाँ, और तुम पहाड़ में जाओ। उसने भाई साहब अपनी ऐसी ताकत दिखाई और ऐसा अटैक इस्तेमाल किया जिससे एंशिएंट एंडरमैन के तोते उड़ गए, जिससे हमें भागने का मौका मिल गया। बिना हिचकिचाए मैं रैप्टर के बीच चल पड़ा और मैं उसके साथ साथ एक अंधेरी और खतरनाक फैसिलिटी से भाग रहा था। मुझे बस अपनी जान बचानी थी, जिसके लिए मैं बस पूरा दम लगाकर भागे जा रहा था। मैंने कहा, बढ़िया है, चलो ठीक है। तू कौन है? मैं सैंडी हूँ, एक एंशिएंट रैप्टर। मेरा काम नेचुरल वर्ल्ड का संतुलन बनाए रखना है। मुझे यहाँ कुछ हलचल महसूस हुई तो मैं यहाँ आ गई। तभी तो मुझे उस गधे ने पकड़ लिया था। उसे तो हर एंशिएंट चीज को अपने कब्जे में लेना है जिससे वो अपनी ताकत बढ़ाए। उसे मेरी ताकत नहीं मिल पाई तो मैं उसे देखती रही। उसे देखकर जो सीख सकती थी सब सीखा। अच्छा, क्या सीख गई तू? कि वो एक बुरा, बहुत ही बुरा आदमी है। अब ये तो मैं ही तेरे को बता देता। तू लैब में क्या कर रही थी? यहाँ काहे को आई बता? मैं मदद ढूंढ रही थी। साइंटिस्ट ने जब मुझे पकड़ा तो मेरा अंडा भी चुरा लिया, पर अब मैं बाहर आ गई हूँ। मैं अकेले उसे नहीं बचा सकती। तभी मेरे को सतीत की छलक वाले अंडे की याद आ गई। शायद यही वो क्लू हो सकता है। मैं साथ हूँ, चल बेबी को बचाते हैं। डे 63 से 64 में मैं सैंडी को पीछे पीछे चल रहा था और एक पुराने ओवरग्रोन रैप्टर कॉलोनी के बाहर आ गया। मैंने कहा, देखते हैं भाई साहब क्या है आगे रागमाला है। मेरा बेबी इस किले के सेंटर में है। ये ठीक नहीं है, जगह खतरे से भरी पड़ी है। मैं अपने बड़े साइज से अंदर जाकर उन्हें हरा सकता हूँ, पर ये लोग आते ही रहेंगे। मैं अंदर कैसे जाऊंगा? बहुत बड़ा हूँ मैं, गार्ड मुझे देख लेंगे। समझ गई? वो तो मुझ पर छोड़ दो, बस ऐसे ही खड़े रहो। उसने कोई अजीब सा पोशन निकाला और उससे मेरी दिशा में फेंक दिया। इससे पहले मैं कुछ करता, पोशन मेरे ऊपर गिर गया। मेरे शरीर में बहुत छोटा हो गया भाई साहब। मैंने कहा, ये क्या है? इसका असर थोड़ी देरी रहेगा तो जल्दी करो। छोटा होने के बाद मैं धीरे धीरे से उस किले में बढ़ा और कदम कदम पर खतरा ही खतरा था। गार्ड्स हर जगह पहरा दे रहे थे। उनकी नजर से बचने के लिए मुझे परछाइयों से होकर जाना पड़ रहा था। मेरी सांस जैसे अटक गई थी, पर मैं आगे बढ़ता रहा। मैं आवाज न करने की पूरी कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैं इनर सैंक्टम में पहुंचा, मुझे एक अंडा दिखाई दिया। जैसे मैंने अपनी झलक में देखा था, मेरे दिमाग दौड़ने लगा और मैं समझ गया कि मेरे अतीत की पहेली को सुलझाने का यही तो एक रास्ता है गुरु। बिना हिचकिचाए मैंने उस अंडे को उठाया
पर मेरा अंडा उठाते ही उस किले के सारे अलार्म बजने लग गए। पूरा प्लान चौपट हो गया। पूरे इलाके को रोबोट इंसेक्ट ने घेर लिया जो मुझे मारने के लिए बिल्कुल तैयार ही बैठे थे। डे 67 से 70 में रोबोट इंसेक्ट्स मेरे ऊपर हमला कर रहे थे। मेरे ऊपर प्लाज्मा रॉकेट छोड़े जा रहे थे जिससे मेरी स्किन जल रही थी। मेरी स्निफर पावर्स इन रोबोटिक बीटल्स के सामने कुछ नहीं थी। नॉर्मली मैं अपना बचाव कर लेता हूँ पर मैं अभी छोटा था जिससे मैं बहुत कमजोर पड़ गया था। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। मैं अंदर से लेकर उन कीड़ों से दूर भाग गया। मैं जिगजैग करके तो भागने लग गया पर और कीड़े आते रहे। मुझे फ्लाइंग रोबोट बग से भी निपटना था जिनके अटैक्स मुझे हवा में उड़ाते रहे। किस्मत से मैं छोटा था तो मुझे कुछ हुआ नहीं। मैं उसे लड़ने की कोशिश की पर रोबोट बग्स अपने रॉकेट से मेरे ऊपर हमले कर रहे थे। मैं भी सांस नहीं ले पा रहा था। मेरी स्नीपर पावर्स का गार्ड भी कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। मैं भागता रहा और मैं बाल बाल बचाव किले से बाहर आ गया। मैंने कहा यही काम हो सकता है, भागते रहो। फाइनली आजादी। मैंने चारों ओर देखा कहीं कीड़े अभी मेरे पीछे तो नहीं है। क्या मैं आगे निकल गया हूँ? रुको, सैंडी कहाँ है? तो अभी अचानक से एंशिएंट एंडरमैन मेरे सामने आ गया। ये फिर से कैसे आ गया? एंडरमैन मेरे को मारने लग गया। इस बार मैं कहीं भाग भी नहीं पा रहा तो मेरे को लड़ना ही पड़ा। मैंने अपनी बीम से शुरुआत करी और एंशिएंट एंडरमैन पर हमला कर दिया पर वो सीधा मेरे अटैक के आर बार निकल गया। एंडरमैन फिर से टेलीपोर्ट हो गया और उसने पीछे से अपने बड़े हाथों से मेरे को मारना शुरू कर दिया जिससे बहुत डैमेज हुआ करूँ। एंडरमैन ने बार बार टेलीपोर्ट होकर मुझे उसे मारने की कोशिश करके लिए मुश्किल बना दिया। मैं जैसे भी अटैक करूं मेरी पावर्स का उस पर कोई असर ही ना हो रहा था। इस छोटे रूप में बहुत कमजोर हूं, मैं हार जाऊंगा। डे 71 से 74 में मैं अपने छोटे रूप में हार रहा था जब तक मैं अपने नॉर्मल साइज में नहीं आ गया। अब हम बराबर थे। अब जब हम बराबर हो ही चुके हैं तो अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, कच्चा चबा जाऊंगा। लड़ाई शुरू हो गई। मैं अपना पूरा दम लगाकर उससे लड़ रहा था। मेरा अटैक से बचता रहा, वो उस पर हमला करता रहा। मैं ये लड़ाई आसान नहीं थी। मैं अपने शरीर का टूटना महसूस कर पा रहा था। हालांकि मैं हर बार हार नहीं मान रहा था क्योंकि सैंडी की बेबी की जिंदगी अब मेरे हाथों में थी। भाई साहब, एंडरमैन मेरे सामने टेलीपोर्ट हो गया और मैंने अपनी रेजर लीफ एबिलिटी से उसे मारा। इससे मुझे अपने दुश्मन से दूर रहकर अपने टोटेम को चार्ज करने का टाइम मिल गया। उसने मेरा ध्यान हटाने के लिए टेलीपोर्ट होना जरूरी रखा। मुझे सही मौका देखकर उसे मारना होगा। जैसे ही मुझे अटैक करने का सही मौका मिला मैं अपनी पावरफुल फ्लेम्स चार्ज किए, अपने दुश्मन पर हमला कर दिया। मेरा पूरा जोर लगाने के बाद मैंने उसके एंडर फ्री गोर को हरा दिया और उसका शरीर बदल कर रख दिया राख में। मेरी मुसीबत दूर हो गई पर सेलिब्रेट करने का घंटा टाइम नहीं था। सैंडी लौट आई। उसकी आंखें उम्मीद और हौसले से भरी हुई थी। मेरा बेबी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं इस जगह से निकल पाते हमारे सामने एक और नई मुसीबत आ गई। साइंटिस्ट अपने नए मेगा सूट के साथ चेम्बर में घुसा आया और मैं घूरने लग गया। मैंने कहा घूर के क्या देख रहा है बे? हाँ, मैं देख सकता हूँ तुमने काफी तबाही मचाई है लेकिन सब कुछ खत्म होता है। पलक झपकते ही मेगा सूट की कैरन चार्ज हो गई और उसने बड़े से धमाके सैंडी को मार दिया। उसे तड़पते मरते हुए देखता रहा मैं। नहीं, मैं वो अंडा लेकर ही रहूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर तेरे को चाहिए तो इसे मुझसे छीनना पड़ेगा, समझ गया ना? मुझे नहीं लगता कि इस मेका के साथ में कुछ ज्यादा परेशानी होगी। मैं पेड़ों को भी उखाड़ सकता हूँ। मेरे और पेड़ों में यही फर्क है कि मैं खुद को उखाड़ते हुए नहीं देखता रहूंगा, मैं तेरे से लड़ूंगा। डे 75 से 77 में मैं अब भी साइंटिस्ट और उसके मैक के सामने खड़ा था। तू ऐसा कैसे कर सकता है? वो मेरे कीमती टेस्ट सब्जेक्ट के बीच में आ रही थी तो मुझे उसे खत्म करना ही पड़ा। वो एक अंडे की माँ थी, साले कमीने। इससे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे रास्ते में आ रही थी। अब क्योंकि मेरे रास्ते में कोई नहीं है तो तुम्हें मारने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं, मैं इस अंडे को बचाने के लिए जो बना पड़ेगा सब करूंगा। अगर मेरे को लड़ना भी पड़े तो तेरी भी पुंगी बजा दूंगा। आजा। मुझे ये बताओ कि तुम उस एग की इतनी चिंता क्यों करते हो? शायद वो तुम्हारे अतीत की कोई चाबी तो नहीं है। मैं बस उसे पास से देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो पास आया ना तो नाक में एक ठूसा दूंगा तेरे। मेरी नजर लाल हो गई जैसे मेरे सर पर खून सवार था। बिना कुछ सोचे मैं पूरा जोर लगा कर मैं टूट पड़ा। मुझे बस सैंडी की मौत का बदला लेना था गुरु। मैं अपनी बीम चार्ज करके उसके रोबोट पर हमला कर दिया। उस मैका के पैरों में जेट बूस्टर्स लगे थे और बूस्टर्स की मदद से वो मेरी बीम से बच गया। पर फिर मैं उसकी ओर बढ़ा और अपने बड़े बड़े मेटल के मुक्कों से वो मेरी हालत पतली कर रहा था और मुझे बहुत सारा डैमेज दे दिया उसने। अपनी पूरी ताकत
इकट्ठा करके मैं अपने टोटेम को बुलाता हूँ, अपने फ्लेम से महका के अटैक्स को धीमा कर देता हूँ। मैं आपसे क्या ही बताऊँ, खुल के बताऊँ, मैंने जो कुछ भी किया उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं लड़ाई में जीत नहीं सकता था, एक मुश्किल फैसला था। मैं लड़ाई छोड़ दी और सैंडी की लाश को पीछे छोड़कर उसको अपने हाथों में उठाकर उस जगह से भाग निकला। मैं तुम भले ही भाग सकते हो लेकिन तुम बच नहीं सकते। जैसी मैं निकला था ना, मेरा ध्यान मेरे हाथ में मौजूद अंडे पर गया। मैंने देखा कि अंडा ठंडा पड़ रहा, उसके अंदर की जान कमजोर पड़ रही थी। तभी मैं समझ गया कि बिना गर्मी के इसके अंदर का बच्चा शायद नहीं बचेगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं। ओ नहीं, अगर मैं जल्दी गर्मी नहीं देना तो मुझे नहीं लगता कि वही बच पाएगा। डे 78 से 80 में मैं अंडे को गर्म रखने के लिए तरीके ढूंढ रहा था। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था। तभी आसमान में घने बादल गिरा है और मैं समझ गया कि बारिश होगी। मैं अंडे को भीगने नहीं दे सकता था, ये तो जम जाएगा। जल्दी मुझे छुपने के लिए एक जगह मिल गई और मैं अंडे को बारिश से बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं बैठा ही था, तभी एक जानी पहचानी आवाज ने मेरा नाम पुकारा। ब्रॉन्जो, क्या ये तुम हो? मैंने पीछे देखा तो मेरे पीछे सानी थी। सानी को देखते ही मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है सानी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सानी ने ध्यान से मेरी पूरी बात सुनी। अंडा ठंडा पड़ गया था और मुझे बेबी को बचाने के लिए उसे गर्म रखना था और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। हम इसका ध्यान रखेंगे, पर अगर तुम्हें इसे बचाना है तो तुम्हें एक ब्लेजिंग सोल ढूंढनी पड़ेगी। ब्लेजिंग सोल? उसे हासिल करना तो बहुत मुश्किल होता है ना? मैं तुम्हारा हौसला तोड़ना नहीं चाहती थी, पर सुनो, सदियों से ब्लेजिंग सोल की सुरक्षा एंशिएंट लावा लॉर्ड कर रहा है। पर तुम उसे बताना तुम्हें ब्लेजिंग सोल क्यों चाहिए और शायद वो तुम्हें ब्लेजिंग सोल दे दे। उसने मुझे एक मैप दिया और उसके साथ ही मैं वहां से निकल पड़ा। डे 81 से 82 में मैं मैप को फॉलो करते करते बड़े लावा पिट में पहुंच गया, जिसके सेंटर में ब्लेजिंग सोल थी, जिसके बारे में सनी ने बताया था। ऐसे पहुंचू कैसे? संभल कर मैं प्लेटफॉर्म पर चलने लग गया। मैंने खुद को संभाला क्योंकि नीचे पिघलता हुआ लावा बह रहा था। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैं संभल कर चल रहा था, तभी मैं फिसल ही गया था, पर मैं खुद को संभाल पाया और मैं लावा में डूबने से बच गया। मैं अब संभल कर चलना होगा, नहीं तो तंदूर बन जाएगा मेरा। जब मुझे लगा कि मैं ब्लेजिंग सोल पर आराम से पहुंच जाऊंगा, लावा पिट से खतरनाक जीव बाहर आ गया। ये मॉन्स्टर पूरी तरह से पिघलते हुए लावा से बना हुआ था, द लावा लॉर्ड। मेरे ब्लेजिंग सोल से तुम दूर हट जाओ, घास फूस वाले स्निफर। मुझे एक एंशिएंट डायनासोर को बचाने के लिए इसकी जरूरत है। तुम्हें ये किसके लिए चाहिए? एक एंशिएंट डायनासोर? हाँ, तो ऐसी कौन सी वजह हो सकती है कि तुम इयोन्स के पास्ट से जुड़ना चाहते हो? मेरे ब्लेजिंग सोल्स में समाई है प्राचीन अर्थ की एसेंस। एक ताकत जैसा दूर ही रहना चाहिए। मुझे लावा लॉर्ड से लड़ना पड़ा। उसके खतरनाक अटैक्स के खिलाफ मेरे पास बस एजिलिटी और स्पीड ही थे, और हमले के साथ जमीन कांप रही थी और गर्मी बढ़ती जा रही थी। हमारी जंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और मुझे हर चाल के साथ उस लावा लॉर्ड से बचना भी था। उसने मेरे करीब आकर मेरे ऊपर अटैक किया। मैं कमजोर पड़ रहा था। मैं उसे दूरी बनानी चाह रहा था, पर उसके बड़े साइज और हमारे चारों ओर मौजूद लावा ने ये नामुमकिन कर दिया था। जैसे मैं उससे दूर भागना चाहा, उसने जमीन पर जोर से मारा, जिससे मैं पैरों के नीचे लावा की लहर बन गई। मुझे पूरा जोर लगाकर उससे लड़ना पड़ा। मैं अपने टॉटम को बुलाता हूँ, उसे चार्ज करता हूँ, अपनी पावरफुल येलो बीम से उस लावा लॉर्ड पर हमला कर देता हूँ। मुझे लगा नहीं था, पर उसने मेरे दुश्मन को घेर लिया और उसे खत्म कर दिया। मैंने कहा बढ़िया है। लावा लॉर्ड के जाने के बाद, जैसा सनी ने बताया था, मैंने ब्लेजिंग सोल को उठा लिया। मेरे हाथों से गुजरती हुई एनर्जी मुझे महसूस होती है, पर मेरे पास टाइम नहीं था, तो उसे ना गंवाते हुए प्लेटफॉर्म को पार करके मैं बाहर चला गया। मैं स्निफर कॉलोनी में लौट आया, जहां सब अंडे का ख्याल रख रहे थे। मैं अंडे के पास गया और जल्दी मैं ब्लेजिंग सोल का इस्तेमाल कर अंडे को गर्म करने के लिए किया। तो अभी अचानक अंडा टूटने लग गया। उसमें से बेबी एंशिएंट डायनासोर बाहर आ गया। मैंने कहा बढ़िया है दोस्त। मैंने उसे सूंघा, फिर से अतीत की झलक में लौट गया। मुझे कुछ दिखाई दिया। मेरे लोग ओल्ड शिप से भरे एक बर्फीले गांव में थे। मैं गांव में गया और मैंने उन सभी को एक साथ देखा। जैसे मैं आगे बढ़ा, मैं अपनी मॉम के एल्डर ओल्ड शिप के बारे में बात करते हुए देखा। देखो, ये समय बहुत कठिन है। मुझे नहीं पता मेरे लोग बच पाएंगे या नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम लोग ताकतवर हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा जहाँ पर तुम्हारे लोग इस तबाही से बच भी पाएंगे। ओल्ड शिप की कॉलोनी आज से तुम्हारी एलाय और तुम्हारी दोस्त है। शुक्रिया, हम आपका ये एहसान नहीं भूलेंगे। तुम्हें कोई एहसान चुकाने की जरूरत नहीं है। हमें एक साथ रहना ही पड़ेगा अगर हमें जिंदा रहना है तो। क्रीपर रैक्सिस से बचने के लिए सारे शांत जीवों का बचना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
तुम सही हो। तो तुम हमारी प्रजाति को कैसे जिंदा रखोगे? मेरे पास एक आइडिया है। तभी मैं रियलिटी में लौटा और मुझे अलग महसूस हो रहा था। मुझे और बाज दिल मिल गया। मैं पहले ज्यादा ताकतवर बन गया था। मेरे लोग ओल्ड शिप से मिले थे। मुझे उन्हें ढूंढना होगा, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके। डे 85 से 86 में मैं उस बर्फीले इलाके को ढूंढने लगा जहां मैं ओल्ड शिप्स को देखता था। यहाँ तो मीलों तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ओल्ड शिप सिविलाइजेशन के करीब हूँ? मुझे याद आया कि मेरी सूंघने की शक्ति काम आ सकती है। मैंने अपनी नाक पर भरोसा किया। मैं लंबी सांस लिए सूंघने लगा। एक खुशबू का पीछा करने लगा, जानी पहचानी लग रही थी। वो खुशबू मुझे रास्ते पे ले आई। हर कदम के साथ मेरी झलकों के साथ मेरा कनेक्शन मजबूत होते जा रहा था। नीचे क्या है? सच जानने के लिए मुझे जहां से तेज खुशबू आ रही थी वहां कूदने लग गया। बर्फ मेरे पंजों को रास्ता देती गई। अचानक से मैं एक छुपे हुए रास्ते में गिर पड़ा। मैं खुद को अपनी एक्साइटमेंट को संभालने की कोशिश कर रहा था। ये पूरा कमरा एंशिएंट स्क्रॉल और अजीब आर्टिफैक्ट से भरा हुआ था। मैंने कहा, क्या ये जगह ओल्ड शिप की है? जैसा कि मैंने किताबों में जान रखा था। गलती से मेरा पैर जमीन पर बनी प्रेशर प्लेट पर पड़ गया। एक ही मिनट में लाइब्रेरी की शांति खत्म हो गई और छुपे हुए मैकेनिज्म शुरू हो गए। और पता नहीं कहां से बोन स्पाइडर मुझे घेर लिया। मतलब हर तरफ से निकल के आने लग गए। घुसपैठ है, पकड़ो उसे। डे 87 से 88 में मैं बोन स्पाइडर से लड़ रहा था। मुझे मारना तो नहीं था, पर मैं पूरा जोर लगा दिया। इस नए उत्साह और एंशिएंट सिविलाइजेशन को ढूंढने की मेरी चाहत ने मेरे अंदर एक नए जोश भर दिया। तो मैंने अपनी पावर से बोन स्पाइडर्स पर हमला कर दिया। मेरे अटैक्स बिल्कुल सटीक थे और मेरे अंदर बहती हुई एनर्जी से मैंने डट कर उनका सामना किया। जैसे मैं बोन स्पाइडर्स के झुंड से लड़ रहा था, पूरी लाइब्रेरी रोशनी चमक रही थी। पर हमले के साथ मैं अपनी लिमिट पार कर चुका था। हालांकि बोन स्पाइडर संख्या बहुत ज्यादा थे, उन्होंने मुझे घेर लिया। अब मैं खुद को दूसरे कमरे में गिरा हुआ पाता। दीवार से मिल चुका था पर हार नहीं मानने वाला था। पर डर ने मुझे जकड़ रखा था। पर मुझे डर का सामना करना था। मैंने लंबी सांस ली, अपनी ताकत को समेटा और फिर लड़ने लग गया। हर हमले के साथ मैं अपनी लिमिट पार कर रहा था। मैं हार मानने वाला नहीं था। मेरा हर हमला और खतरनाक बनता गया, जैसे ओल्ड शिप सिविलाइजेशन की पावर मेरे अंदर समा गई हो। फाइनली अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ मैंने आखिरकार बोन स्पाइडर को गिरा दिया। मेरी सांस फूल गई थी, शरीर भारी हो गया था, पर मैं अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़ा हुआ था। इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था। पीछे हटा और दूसरी गलत प्रेशर प्लेट पे पैर पड़ गया। उप्स! इस बार एक सीक्रेट दरवाजा खुल गया। मैं उस कमरे के अंदर जहाँ गया तो मेरी उत्सुकता उस डर पर हावी होती चली गई। यहाँ आखिर है क्या? मुझे देख लेना चाहिए। मैं उस सीक्रेट कमरे में आ गया जहाँ सेंटर में एक सीक्रेट मैप रखा था। मैं उस मैप को उठा लेता हूँ। उस मैप पर ओल्ड शिप सिविलाइजेशन लिखा हुआ था। यही तो मेरे को चाहिए था भाई साहब। तो पूरा कमरा हिलने लग गया। सीढ़ियों ने जाल को एक्टिवेट कर दिया। ये जगह पड़ने वाली है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मैं लाइब्रेरी के हॉल से भागता हुआ गया। बाहर प्लेट पर पैर पड़ गया। उससे और भी बोनी स्पाइडर बाहर आ गए। उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया और मैं उनसे भी लड़ने लग गया। वो सब अपने जाल से मुझे धीमा कर रहे थे, फेंक फेंक के। और अपना टोटम निकाल कर मैं अपनी येलो बीम को पावर अप करके उन्हें उड़ा दिया। पर इस बार उनका कोई अंत नहीं था। मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। मुझे गुफा दिखाई पड़ी और उसमें से होते हुए मैं उस पे आ गया। मैं मैप के सहारे कॉलोनी को ढूंढने लगा। ये मेरी झलक जैसी था, पर उससे थोड़ा अलग था। मैंने देखा तो साइंटिस्ट ने पहले उस जगह का कबाड़ा कर दिया था। उसके पास बड़ी मशीन थी और आखिरी बचा हुआ ओल्ड शिप पिंजरे में बंद था। मैंने कहा, यह हो क्या रहा है? तभी मैंने साइंटिस्ट को लोगों से बात करते हुए देखा तो मैं उनकी बात सुनने लग गया। अच्छा, क्या वो मशीन कंप्लीट हो गई? हाँ सर, बस थोड़ा सा और काम रह गया, उसके बाद वो पूरी हो जाएगी। बढ़िया। एक बार वो बन जाए उसके बाद हम एंशिएंट एनिमल्स का इस्तेमाल करके एक वेपन बना सकेंगे। क्या ये बकवास चीजें ये किस तरह की ताकत रखती हैं? मुझे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन यही बॉस का ऑर्डर है। वैसे वो मुझे पेमेंट देते हैं तो मैं इस छोटी सी चीज को इग्नोर कर दूंगा, इन चिड़ियों को। अरे नहीं, ये सब होने से पहले मुझे उस मशीन को तोड़ना होगा। मैं छुपते छुपाते उस मशीन के पास पहुंचने लगा। साथ में मुझे साइंटिस्ट के गार्ड से भी बचना होगा। पूरे तबाह हुए गांव से गुजरने के बाद मैं उस बड़ी मशीन के पास पहुंच गया। वाह, यहाँ खड़े होकर पता चलता है कितनी बड़ी है। तो अभी गार्ड ने मेरे पर हमला कर दिया। मैंने कहा, ये क्या हुआ? अब इतनी जल्दी भी क्या है? तूने ढूंढ क्या लिया मेरे को? अभी भी इसके ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है, पकड़ लो उसको। एक बड़ा सा स्क्वाल गोला मुझे मारने के लिए आ गया।
डे 93 से 94 में मैं गोलम से लड़ रहा था, पर उसके अटैक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। गोलम मुझे सुपर फास्ट स्पीड में लड़ने के लिए आया था। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और उसने मैक्सिमम फोर्स के साथ मेरे सर पर मारना देना चाहा, जिससे मुझे डैमेज हो गया। उसके मेरे ऊपर आने से हमला करना मुश्किल था, मुझे कोशिश करनी थी। मैं अपने पावरफुल फ्लेम्स चलाए और गोलम के चारों ओर से घेर लिया। बदकिस्मती से उससे भी कुछ नहीं उठाया जा रहा था। गोलम बहुत तेज और स्ट्रॉन्ग था, उससे लड़ते रहना मुश्किल था। मुझे जल्दी को सोचना चाहिए। एक मिनट, मेरे पास तो एक आइडिया है। मैंने रिस्क लिया और खुद को उस मशीन के सामने ले गया। फिर मैंने गोलम को बुलाया और उसे ताने मारने लग गया। ओए मंद बुद्धि, दम है तो आके मुझे मार। तभी आखिरी मौके पर मैं रास्ते से हट गया और उसके हमले से बचते हुए तभी किस्मत के खेल से गोलम गलती से मशीन से टकरा गया। तभी मशीन में गड़बड़ी हो गई। गोलम भी उस झमेले में फंस गया और निपट गया। अरे नहीं, मेरा गोलम, तुमने उसके साथ क्या किया? मशीन के टूटने से गार्ड का ध्यान बट गया और मैं ओल शीप को छुड़ाने के लिए दौड़ पड़ा। चलो तुम्हें ऐसे निकालते हैं। मैं अपनी पूरी ताकत लगाई, पिंजरे को तोड़ दिया। उसके बाद हम वहां से भाग गए। डे 95 से 96 में मैं आउल शिप लीडर के साथ उस कॉलोनी से दूर आ गया। उसके बाद हमने चैन की सांस ली। हम खुशकिस्मत थे जो मरने से बाल बाल बचे। कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा था, तो हम अब बात कर सकते थे। उस साइंटिस्ट की जेल से मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे कहना ही पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं था कि एंशिएंट स्निफर मेरे सामने आ सकता है। इसीलिए तो भैंस की टांग तेरे को ढूंढ रहा था मैं। मेरे पास सब जानने का मौका था, तो मैंने उसे अपने लोगों को ढूंढने के, अपने सफर के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं उसे अब तक मिले सारे सबूतों के बारे में बताया और ये भी कैसे कि उस सारे तक कैसे पहुंचा जाए, सब जांच पड़ताल करने के बाद। मुझे तुम्हारी सिविलाइजेशन बहुत ही अच्छा से याद है। वो बहुत ही सीधे साधे लोग हुआ करते थे और मैंने उनकी मदद की। मैं यकीन दिला सकता हूँ कि वो अभी भी जिंदा है। सच में? प्लीज मेरे को बताना, मेरे लोग कहाँ हैं? तुम्हें बताने के बजाय ऐसा सही होगा ना कि मैं तुम्हें उसे खुद ही दिखा दूं। इधर, इसे ले लो। आउल शीप लीडर ने मुझे एक अजीब आर्टिफैक्ट थमा दिया। मेरे को उससे मैजिकल पावर्स महसूस हो रही थी और जैसे ही मैं उसे अपने हाथों से छुआ, मैं एक रोशनी में खो गया। तभी मैं एक और अतीत झलक में पहुंच गया जिसमें मेरे लोगों को ठिकाने लगाने का राज छिपा हुआ था। मैंने कहा भैया, दिन 97 से 98 में मैं प्री हिस्टोरिक फ्लैशबैक में था। मैं चमकीली वर्क में गिरा हुआ था अपने लोगों के बीच, जिन्हें आउल शीप लीडर रास्ता दिखा रहा था। उसके शब्दों में बच्चे रहने का भरोसा था, पर एक और दिक्कत ये थी कि मेरी मॉम की आवाज में शक दिख रहा था। ये है आउल शीप की गुफा। ये तुम्हारे शरीर को मिलियन सालों तक प्रिजर्व करके रख सकती है, और अगर तुम वाकई में जिंदा रहना चाहते हो तो सिर्फ यही एक रास्ता है। तुम्हें यकीन है ये सेफ है? मुझे तो कोई शक ही नहीं है। कैसे पता चलेगा तुम भविष्य के नाम पर हमें बना नहीं रहे हो? हो सकता है कि आगे टाइम बहुत ही ज्यादा बदल जाए, लेकिन मुझे कहना ही पड़ेगा। हमें उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि आगे टाइम में क्या होगा। हमें जिसकी चिंता होनी चाहिए वो है कि अब हम कैसे बचने वाले हैं। ठीक है, एक और बात, क्या जमने में दर्द होगा? मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खासकर तुम्हारे पास से बहुत ज्यादा फर भी है। ऐसे सोचो कि तुम एक लंबी चैन की नींद लेने वाले हो जिसमें तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो हम ये करेंगे, ब्रॉन्जो को फिर से देखने के लिए कुछ भी। अपने दिलों में उम्मीद लिए वो सब आउल शीप लीडर के साथ गुफा में अंदर चले गए, जहां उन्हें सदियों तक बच के रहना था। जिससे वक्त बीत गया, वो सब बर्फ में जमते गए। उनके शरीर प्रिजर्व होता गया जैसा आउल शीप लीडर ने वादा किया था। तभी रियलिटी में लौट आया मैं, ये जानते हुए कि मेरे लोग सच में आउल शीप केव में है, पर उनकी सुरक्षा पक्की नहीं है। मुझे उन्हें कैसे भी उस पागल साइंटिस्ट के हाथों में पड़ने से बचने से पहले बचाना होगा। इसके लिए जो बन पड़े मुझे करना होगा। वो सब आउल शीप केव में है। हाँ, मुझे पता है, और जब मैंने उस साइंटिस्ट को देखा तो मुझे पता चल गया कि वो भी उन्हीं के पीछे है। इसे ले लो, ये तुम्हारी मदद करेगा। पूरी बात समझने के बाद मैं तुरंत ही वहां से कट लिया। मुझे जल्दी जल्दी आउल शीप केव तक पहुंचना होगा और अपने लोगों को साइंटिस्ट से बदला लेने से बचाना होगा। डे 99 में मैं मैप पर मार्क की हुई लोकेशन पर पहुंच गया। आउल शीप केव के एंट्रेंस पर पहुंच गया। मैं उस उम्मीद कर रहा था कि मुझे ज्यादा इधर नहीं हो गई है। गुफा के अंदर जाने पर मुझे यकीन नहीं हुआ। सारे एंशिएंट स्निफर जमा हो गए थे वहां पे। उनका जीता जागता शरीर आज बर्फ में जमा हुआ था। मुझे डर लग रहा था कि मेरे पास डरने का टाइम नहीं था भाई साहब, लेकिन तो मैंने जल्दी से जल्दी लाइब्रेरी से मिली नई पावर्स का उनकी बर्फीली क्वैड से बाहर निकलने का शुरू कर दिया। एक एक करके उनकी फ्रोजन स्टेट से बाहर निकाला। उम्मीद है कि मैं उनमें से सबको बचा ही लूंगा। मेरा सर। ब्रॉन्जो, क्या ये सपना है? नहीं मॉम, ये मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, ओल्ड शिप लीडर बिल्कुल सही थे, तुम सुरक्षित हो।
वो आपके सुरक्षित होने के बारे में भी सही थे। यकीन नहीं होता आप लोगों को बचाने के लिए आपको खुद को जमा लिया था। मैंने ये सब तुम्हें दोबारा देखने के लिए किया। तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें बहुत मिस किया। आई लव यू। आई लव यू टू मॉम। हालांकि हमारी रीयूनियन ज्यादा देर तक नहीं चली, पूरा कमरा हिलने लगा, जिसका मतलब साइंटिस्ट अपने मैका सूट में यहाँ आ रहा था पधारने। लगता है कि मुझे खजाना मिल गया है। डे 100 में मेरा साइंटिस्ट से सामना हुआ। तुम्हें जगह कैसे मिली बे? तुम ही ने मुझे रास्ता दिखाया बेवकूफ स्निफर। ओ नहीं, मैं भूल गया। ट्रैकिंग डिवाइस। सही कहा, और इसी की बदौलत मुझे पूरी कॉलोनी मिल गई एंशिएंट स्निफर की। इन्हें अकेला छोड़ दो, तुम्हें आखिरकार मेरी तलाशी तो है। तुमने सही कहा, तुम्हारे सामने उनकी कीमत कुछ नहीं है, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर एंशिएंट स्निफर हो और तुम्हारी ताकत मेरी होगी। मेरी लाश पर से समझाना। यही तो मेरा प्लान है। सभी लोग निकलो। मॉम सारे एंशिएंट स्निफर्स को गुफा के बाहर ले गई। मैं साइंटिस्ट से लड़ने के लिए पीछे रह गया। हम दोनों लड़ पड़े। साइंटिस्ट भी कुछ कम नहीं था, उसने अपनी साइंटिफिक पावर से मेरी हर चाल का डटकर सामना किया। हमारी लड़ाई खतरनाक मोड पे आ गई। हर अटैक के साथ मैं अपने लोगों को बचाने और एंशिएंट सिविलाइजेशन को जिंदा रखने के भार को महसूस कर रहा था। मैं जानता था कि लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं होगी, पर मैं साइंटिस्ट को हराने के लिए तैयार था। साइंटिस्ट आगे बढ़ा और उसने एक ही पंच में मुझे उड़ा दिया। मैं अपने हीलिंग बीम चार्ज करके उसे मारा। फिर जो डैमेज उसने मुझे मुक्कों से मिला था, उससे मैंने खुद को हील किया। मेरे बीम अटैक ने भी उसकी थोड़ी हेल्थ तो कम कर दी, जिसके बाद उसने मिसाइल छोड़नी शुरू कर दी, जिनके इम्पैक्ट से मेरी स्किन जलने लगी। आगे का सामने आगे करने के लिए टोटेम को बुलाया और उस पर फ्लेम से हमला किया, पर मेटल कोर के होने से मैं कुछ खास नहीं कर पाया था। तभी मुझे मेरे अंदर स्निफर ओल्ड शीप सिविलाइजेशन की शक्ति महसूस की। इससे आखिरी मूव के साथ मैं अपनी आखिरी एनर्जी तक को बुलाया और मैंने अपना पूरा जोर हमला लगाकर उस साइंटिस्ट को बुरे तरीके से हरा दिया। यस, ब्रॉन्जो!